वेलकम एवरीवन। कल की क्लास में हमने कैपिटल स्ट्रक्चर की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करी थी, तो वेरी क्विकली हम एक रिकैप लेते हैं कल के सेशन का। तो कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कैपिटल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी कैश या फिर एसेट्स जो कि ओनर बिजनेस में इंजेक्ट करता है उसे आप कैपिटल कहते हैं। जो टोटल कैपिटल है उसके लिए फंड्स कहाँ से आते हैं? शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स में हमने बिल डिस्काउंटिंग, ओवरड्राफ्ट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स की बात करी थी। एंड लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स में वी हैव ओनर्स और प्रोप्राइटर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स, जिसमें कि हमारे पास जो ओनर्स फंड्स हैं उसमें वी हैव इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, जिन्हें हम रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कहते हैं। And in borrowed funds we have debentures and debts. ये सब उधार का पैसा है। Debentures, debt funds या फिर बैंक लोन्स, ये सब borrowed funds का पार्ट है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? ये लॉन्ग टर्म फंड्स में आपस में प्रोपोर्शन क्या है इन द टोटल कैपिटल, दैट इज नोन एज कैपिटल स्ट्रक्चर। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स में इक्विटी का हिस्सा कितना है, प्रेफरेंस शेयर्स का हिस्सा कितना है, रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है, डिबेंचर्स, बैंक लोन्स, इन सब की जब हम आपसी प्रोपोर्शन देखते हैं तो उसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स कैपिटल स्ट्रक्चर? इसके हम टोटल 15 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने 4 पॉइंट्स कल डिस्कस किए थे। द फर्स्ट पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे वाज द साइज ऑफ द फर्म। देखिए, साइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने में। मैंने बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इक्विटी से कितना पैसा रेज करना है, रिटेन्ड अर्निंग से कितना पैसा रेज करना है, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इन सब से कितना पैसा रेज करना है। सो ये डिसाइड करने में साइज जो है आपकी फर्म का वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। किस तरह से? यदि साइज ऑफ द फर्म स्मॉल है, स्मॉल स्केल है या फिर लार्ज स्केल है। अगर आपकी स्मॉल स्केल फर्म है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, तो उस केस में आपको शेयर मार्केट का एक्सेस नहीं मिल पाता, ना ही आपको बैंक लोन्स इजीली अवेलेबल हो पाते हैं, क्योंकि जो बैंक्स हैं वो आपको लोन्स देने के लिए रिलक्टेंट रहते हैं। सो ऐसे में यदि आप स्मॉल स्केल बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, आपको ओनर्स फंड्स के ऊपर या फिर रिटर्न अर्निंग्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप शेयर कैपिटल इस्तेमाल नहीं कर सकते। लार्ज स्केल यदि आपकी फर्म है तो वहां पे आप ना सिर्फ शेयर मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, बल्कि आप डिबेंचर्स और बैंक लोन्स भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लार्ज स्केल फर्म है, यहाँ पर आपको लोन्स देने बैंक के लिए इजी हो जाते हैं। तो स्मॉल स्केल के केस में आप ओनर्स फंड्स के ऊपर रिलाई करेंगे, और जहां पर लार्ज स्केल फर्म है वहां पर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आप शेयर से भी पैसा रेज कर सकते हैं, डिबेंचर्स एंड लोन्स के थ्रू भी पैसा रेज कर सकते हैं। The second factor that affects capital structure is the stability of earnings, कि आपकी कमाई की स्थिरता कितनी है। यदि आपको पता है कि आपकी कमाई जो है वो स्थिर है, तो ऐसे में आप फिक्स्ड कमिटमेंट ले सकते हैं और आप ज्यादा डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका जो रेवेन्यू है वो अनस्टेबल है, दैट इज आपकी जो अर्निंग्स हैं वो अस्थिर है, नहीं पता, कभी कम हो जाती हैं, कभी ज्यादा हो जाती हैं, तो यहाँ पर आपको डेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप उधार के ऊपर इंटरेस्ट की पेमेंट ना कर सको। सो यहाँ पर आपको इक्विटी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। थर्ड फैक्टर इज द डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन। में कंपटीशन कितना है, कंपटीशन ज्यादा है या कंपटीशन कम है। यदि मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जो सेल्स हैं वो आपके कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएं, आपके कस्टमर्स कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएं। तो यहाँ पर आपकी जो सेल है वो फ्लक्चुएट हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है। यहाँ पर आपको डेट का इस्तेमाल करना चाहिए कम, और इक्विटी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए। जबकि यदि कंपटीशन लो है, एक या दो कॉम्पिटिटर्स ही हैं, वहां पर आपको पता है कि आपका कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, आपकी जो सेल्स हैं वो स्टेबल रहेंगे, और ऐसे में आप
डेट का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं और इक्विटी का इस्तेमाल करना चाहिए कम. The fourth and the last point that we discussed yesterday was the stage of life cycle. The stages of life cycle में मैंने आपको 4 stages बताई थी. एक startup stage है, एक growth stage है, एक maturity stage है, and the last one is the decline stage. So अगर आप initial stages में, आपका business initial stages में है, वहां पर क्योंकि business के fail होने का risk ज्यादा होता है, तो आप fixed liability नहीं ले सकते, इसीलिए आप debt का इस्तेमाल कम करेंगे और equity का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे. और वही यदि आप मैच्योरिटी स्टेज पर हैं, ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज पर हैं, आपको पता है कि आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं, तो ऐसे में आप डेट का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं और इक्विटी का इस्तेमाल करना चाहिए कम. सो ये था क्विक रिकैप कल के सेशन का. आइए अब नेक्स्ट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. देखिए ये है आपका नेक्स्ट पॉइंट, interest coverage ratio. Now what is interest coverage ratio? आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये बताती है कि क्या आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स कितने हैं, कि आपके जो फिक्स्ड इंटरेस्ट्स है उनको आप इजीली कवर कर पाएंगे, क्या इतने प्रॉफिट्स हो रहे हैं आपके बिजनेस में कि आप फिक्स्ड इंटरेस्ट की पेमेंट इजीली कर सकते हैं. देखिए अगर आप फिक्स्ड इंटरेस्ट की पेमेंट इजीली कर सकते हैं अपने प्रॉफिट्स में से, तभी आप डेट का इस्तेमाल करेंगे. यदि आप इंटरेस्ट पे करने की क्षमता ही नहीं रखते, तो ऐसे में आपको डेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. जब भी आप कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस लेते हैं, जब आप ये देखते हैं कि आप डेट का इस्तेमाल करें या इक्विटी का इस्तेमाल करें, तो वहां पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपकी बहुत हेल्प करती है. नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? देखिए इसका फॉर्मूला क्या है. आपको सबसे पहले लेने हैं प्रॉफिट्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी. इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले का जो प्रॉफिट है आप वो फिगर ले लीजिए, और डिनोमिनेटर में आप फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स जो हैं वो कैलकुलेट करके उसे रखिए और इस रेशियो को कैलकुलेट करिए. फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास प्रॉफिट्स हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मान लीजिए 10 लाख के प्रॉफिट्स हैं आपके पास, और आपके पास डिबेंचर्स हैं 10 लाख के, जिसके ऊपर आप 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं, और आपने बैंक लोन लिया है 20 लाख का, जिसके ऊपर आप 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं. इनके ऊपर टोटल इंटरेस्ट पेमेंट आपकी कितनी बैठती है? डिबेंचर्स क्योंकि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हैं, तो आप 10 लाख के ऊपर 10% कैलकुलेट करेंगे, विच कम्स आउट टू 1 लाख. सिमिलरली बैंक लोन के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट बनेगा दैट इज 20 लाख का 15%, 3 लाख. तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट करनी है दैट इज 4 लाख. ये 4 लाख की इंटरेस्ट की पेमेंट आपको करनी है. आप इसे कंपेयर करिए अपने प्रॉफिट्स के साथ. क्या आपके पास इतने प्रॉफिट्स हैं कि आप ये 4 लाख पेमेंट कर सके? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो किस तरह से निकलेगी? आपको प्रॉफिट्स लेने हैं इन द न्यूमरेटर एंड इंटरेस्ट लेना है इन द डिनोमिनेटर. इस तरह से आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकल के आएगी 10:4, और 10:4 को आप फर्दर रिड्यूस करेंगे तो आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो है 2.5. सो दिस इज गुड. यहाँ पर आप डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो अच्छी है. जहां पर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस लेने हैं, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो आपको हेल्प करती है ये बताने के लिए कि आपके प्रॉफिट्स इतने सफिशिएंट हैं कि आप फिक्स्ड इंटरेस्ट की पेमेंट्स कर पाओ. उसी हिसाब से आप ये डिसीजंस लेते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म. क्या फर्म की इतनी क्षमता है कि उसके पास कैश फ्लोज आ रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉफिट्स तो हो रहे होते हैं फर्म को, लेकिन फर्म के पास कैश फ्लोज नहीं होते बच्चे. फर्म के पास कैश के जो स्टॉक है वो नहीं होता. प्रॉफिट्स हो रहे हैं अनडाउटेडली, लेकिन कैश फ्लो नहीं हो रहा. आपको कैश फ्लोज भी देखने हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन लेते हुए. तो यहाँ पर मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं कैश फ्लोज के. यदि आपके पास लार्ज एंड रेगुलर कैश फ्लोज हो रहे हैं, ज्यादा कैश फ्लोज होते हैं आपके पास और नियमित तौर पर कैश फ्लोज होते हैं, वहां पर क्योंकि आपके पास कैश नियमित तौर पर आ रहा है, आप इंटरेस्ट की पेमेंट इजीली कर सकते हैं. तो आप यहाँ पर ज्यादा डेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और लेस इक्विटी का इस्तेमाल करें. उसी तरह यदि आपके पास कैश फ्लोज छोटे कम है या फिर अनियमित कैश फ्लोज है, नहीं पता कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते, तो वहां पर आप इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं कर पाएंगे. इसीलिए आपको
कम डेट इस्तेमाल करना चाहिए और ज्यादा इक्विटी का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए, डेट या इक्विटी की आप कॉस्ट देखेंगे कि क्या है। मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि जो डेट है दैट इज लेस कॉस्टली बट मोर रिस्की। अब जो डेट है वो कॉस्टली कम क्यों है? क्योंकि मोस्टली जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं डेट के ऊपर, आप इंटरेस्ट पे करते हैं, और जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं वो डिविडेंड से कम रहती हैं, लेस देन डिविडेंड्स। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो मोस्टली डिविडेंड से कम होता है। लेकिन इक्विटी जो है वो ज्यादा कॉस्टली क्यों है? क्योंकि डिविडेंड का जो रेट होता है दैट इज हायर देन द इंटरेस्ट रेट। ठीक है जी, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपको कंसिडर करनी है। मान लीजिए आप उधार से पैसा उठाना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि जो इंटरेस्ट है वो कितना है और डिविडेंड की पेमेंट कितनी है। उसी तरह यदि आप इक्विटी से पैसा उठाना चाहते हैं तो आप ये देखें कि आपको डिविडेंड कितना देना होगा। सो मोस्टली क्या होता है कि आपको जो डेट है वो आसान किश्तों पे, आसान पेमेंट्स पे, फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स और लेस इंटरेस्ट पेमेंट्स के ऊपर अवेलेबल हो जाता है। लेकिन जो इक्विटी है वहां पर जो डिविडेंड का रेट होता है दैट इज ऑलवेज हायर देन द इंटरेस्ट रेट। सो इसीलिए आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी कंसिडर करना होगा, जिसके बेस पे आप ये डिसाइड कर सकें कि कितना पैसा आप डेट से उठाएं और कितना पैसा आपको इक्विटी से उठाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज द रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। देखिए, जहाँ पे टैक्स रेट्स हायर रहते हैं वहां पर आपको टैक्स एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट है दैट इज टैक्स डिडक्टिबल। जो इंटरेस्ट है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस की डिडक्शन के तौर पर मिल जाता है, जिस वजह से आपको हायर टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है और आपको कम टैक्स पे करना पड़ता है। तो जहाँ पर रेट ऑफ टैक्स हाई है वहां पर आपको ज्यादा डेट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन मिल जाती है इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन जहां पर टैक्स के रेट्स लो होते हैं वहां पर आपको ज्यादा इक्विटी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपको जो डेट है वो इतना एडवांटेज नहीं दे पाता। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है रिटेनिंग कंट्रोल का। व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल मीन्स नियंत्रण। बिजनेस के ऊपर नियंत्रण किसका है? यदि आप ज्यादा नियंत्रण चाहते हैं बिजनेस पर तो आपको इक्विटी का इस्तेमाल कम करना होगा, क्योंकि यदि आप ज्यादा शेयर्स मार्केट में फ्लोट करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि जो कंट्रोल है वो किसी और के हैंड्स में चला जाए, तो वहां पर आप बिजनेस डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। सो अगर आप ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं बिजनेस पर, आपको कम इस्तेमाल करना होगा इक्विटी का, और यहाँ पर आप डेट से पैसा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल किसी और के हाथ में देना चाहते हैं या फिर बिजनेस के ऊपर आप कम कंट्रोल चाहते हैं तो ऐसे में आप इक्विटी का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता अगर कंट्रोल किसी और के हाथ में भी चला जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फंड्स रेज करने से पहले ए और बी के पास मिलाकर 40% शेयर्स थे, लेकिन जब उन्होंने न्यू इशू ऑफ शेयर्स करे, कंपनी ने न्यू शेयर्स इशू करे, तो ए और बी के पास 40% शेयर्स और सी के पास 45% शेयर्स चले गए। तो यहाँ पर अगर शेयर्स इशू से पहले की बात करें तो सारा का सारा कंट्रोल ए प्लस बी के पास था, मोस्टली कंट्रोल ए प्लस बी के पास था, 40% कंट्रोल। लेकिन जब शेयर्स इशू हो गए उसके बाद जो कंट्रोल है ए प्लस बी से ज्यादा कंट्रोल सी के पास चला गया और ए और बी के पास कम कंट्रोल रह गया। सो आपको ये फैक्टर्स भी कंसिडर करने हैं ये डिसाइड करते हुए कि आपको इक्विटी से पैसा रेज करना है या फिर डेट से करना है। यदि आप ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं तो आप न्यू शेयर्स फ्लोट मत कीजिए, क्योंकि ऐसे में आपके हाथ से नियंत्रण जा सकता है। लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं चाहते तो ऐसे में आप इक्विटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी का। जैसे आप लचीलापन भी कहते हैं, तो आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है दैट शुड बी फ्लेक्सिबल। अब कैपिटल स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबल कब कहा जाता है? कि आप बदलते हालातों के हिसाब से जब अपने फंड्स को बढ़ा सकें या फिर कम कर सकें तो उसे आप फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। आज की डेट में आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए कि आप आज की डेट में एक्स्ट्रा फंड्स को कहीं से अरेंज कर सको। लेकिन हो सकता है आने वाले 10 दिन बाद आपको उतने फंड्स की जरूरत ना पड़े,
आपको फंड्स कम करने हैं, आपके पास पैसा फालतू पड़ा है, तो ऐसे में कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि उन 10 दिन बाद आप जो पैसे हैं उन्हें वापस कर सकें। सो कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल। इसका दूसरा मतलब और भी है कि आप एक सोर्स के स्थान पर दूसरे सोर्स को भी इस्तेमाल कर सकें। दैट मीन्स आप सब्सटीट्यूट कर सकें। मान लीजिए कि 7/1/2022 को आपको जो फंड्स हैं वो अवेलेबल है एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%, लेकिन आपने एक महीने पहले यही फंड्स को बाय किया था एट द रेट ऑफ 18%। सो आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आज की डेट में, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चल रहा है। तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आपको इतनी इजाजत दे कि आप इन डिबेंचर्स को वापस कर सको, इस लोन को वापस कर सको, क्योंकि इसके ऊपर आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। इसको वापस करके आपको 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो उधार है वो ले लेना चाहिए। इस तरह से आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि एक तो आप फंड्स को इंक्रीज कर सको या डिक्रीज कर सको, और दूसरी बात, यदि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम हो गई है तो आप एक दूसरे सोर्स को एक दूसरे के स्थान पर सब्स्टिट्यूट कर सकें। नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट कंडीशंस। अब कैपिटल मार्केट की कंडीशंस या तो डिप्रेशन है या फिर बूम है। अब कैपिटल मार्केट में डिप्रेशन चल रहा है तो वहां पे इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स कोई बहुत अच्छे नहीं है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपको शेयर्स में पैसा देना नहीं चाहेंगे, वो फिक्स्ड इनकम चाहेंगे। जहां पर वो फिक्स्ड इनकम चाहते हैं वहां पर आपको ज्यादा डेट का इस्तेमाल करना चाहिए और इक्विटी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। लेकिन यदि कैपिटल मार्केट कंडीशंस बूम में है, इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट अच्छा है, तो वहां पर वो ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। और क्योंकि वो ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, उनको ज्यादा रिटर्न चाहिए, ज्यादा रिवॉर्ड चाहिए, तो वहां पर वो आपको इक्विटी में, शेयर्स में पैसा देने के लिए रेडी हो जाएंगे। आपको ज्यादा इस्तेमाल इक्विटी का करना चाहिए और डेट का इस्तेमाल कम करना चाहिए। 12th point is credit standing of the firm. Now, what is credit standing? ऋण प्रतिष्ठा। आपकी जो फर्म है उसका नेम कैसा है मार्केट में। यदि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका आपके ऊपर फेथ है, आपकी जो क्रेडिट स्टैंडिंग है वो स्ट्रांग है, आपके इन्वेस्टर्स को आपके ऊपर फेथ है, तो वहां पर आपको फंड्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर फर्म की क्रेडिट स्टैंडिंग वीक है, आपके इन्वेस्टर्स को आपके ऊपर विश्वास नहीं है, वहां पे आपके लिए फंड्स रेज करना हो जाएगा मुश्किल। तो जो क्रेडिट स्टैंडिंग है उसका भी आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब कानूनी जरूरतें क्या हैं। जब भी आप फंड्स रेज करते हैं तो आपको कानूनी जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशू करने के लिए गवर्नमेंट के गाइडलाइंस क्या है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि किन किन चीजों की पूर्ति की जाए, आपको गवर्नमेंट गाइडलाइंस का ध्यान रखना होगा। आपको अलग अलग लॉज के जो प्रावधान हैं उनका ध्यान रखना होगा, आप इन लॉज के अगेंस्ट जाकर काम नहीं कर सकते। और सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस क्या है, जहां पर आप शेयर्स एंड डिबेंचर्स को सेल या परचेज करते हैं। ठीक है, सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस ने जो रूल्स बनाए हैं उन रूल्स को भी आप ध्यान में रखते हुए फंड्स को रेज करेंगे। लीगल रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आप इनसे हटकर कोई काम ना करें। 14th पॉइंट इज द फ्लोटेशन कॉस्ट। व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट? जब भी आप शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशू करते हैं तो उनको इशू करने के लिए आपका जो भी खर्चा या फिर लागत आती है उसे आप फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो आप प्रोस्पेक्टस प्रिंट करवाते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में, अदर चैनल्स पर, या फिर अंडरराइटिंग कमीशन पे करते हैं, ब्रोकरेज पे करते हैं। तो ये सब खर्चे ऐसे हैं जो कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स को इशू करने के साथ जुड़े हुए हैं। इन फ्लोटेशन कॉस्ट्स का भी आप ध्यान रखेंगे। मोस्टली क्या होता है कि जो शेयर्स होते हैं वहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट हाई होती है, लेकिन अगर आप डेट रेज करते हैं तो वहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट लो रहती है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट को भी ध्यान में रखें जब भी आप फंड्स रेज करें। एंड द लास्ट पॉइंट इज द नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। निवेशकों की प्रवृत्ति क्या है। देखिए, कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो बहुत ही एंटरप्राइजिंग नेचर के होते हैं। व्हाट इज एंटरप्राइजिंग नेचर? ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो जल्दी से कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, वो ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, ज्यादा रिवॉर्ड चाहिए उनको। इसीलिए यहाँ पर
आप ज्यादा इक्विटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी के ऊपर रिस्क ज्यादा है लेकिन यहाँ पर रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है। लेकिन कुछ निवेशक ऐसे होते हैं जो कि कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, डरे डरे से रहते हैं, वो ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं रहते, वो कम रिवॉर्ड में भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप ज्यादा इक्विटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो निवेशक है वो कंजर्वेटिव नेचर का है, उसे फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स चाहिए, तो आप यहाँ पर ज्यादा डेट का इस्तेमाल करें और इक्विटी का इस्तेमाल रखें कम। So these are the 15 points in this very important topic, which is known as the factors affecting the capital structure. इन सब की summary, इन सब का recap करेंगे हम in the next session. That's all for today. Thank you so much.